नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर की क्लास हम लोग कर रहे थे। टॉपिक था हमारा ईमेल, इंटरनेट, www। इसके 200 एमसीक्यूज तक कर चुके थे। उसी के आगे शुरू करेंगे। ये जो कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं हम लोग, ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए है। यूपी ट्रिपल एससी की लगभग सभी परीक्षाओं के लिए, जहां आपका जो सिलेबस जारी किया जाता है किसी भी परीक्षा के लिए, उसमें 15 अंक कंप्यूटर के ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं में ये नए चैप्टर्स हैं और इनको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2 जानकारियाँ दे देता हूँ, जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपकी परीक्षा लगी है ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट की श्रृंखला, इसके अलावा इन्हीं मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है? इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के 65 अंकों का कंप्लीट बैच, 65 अंकों का। ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। ये जो 65 अंक हैं, इनमें 45 अंक पंचायती राज से और 20 अंक योजनाओं के हैं। तो ये पूरा का पूरा बैच आपको हाँ हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और इसमें जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो ये दोनों बैच आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर जॉइन करिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 200 तक कर चुके थे और उसी के आगे शुरू करते हैं। 201 में कह रहा है कि वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट का क्या अर्थ है? डॉट नेट मतलब होता है नेटवर्क। इसका सीधा सा आशय होता है नेटवर्क से। तो सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 202 कह रहा है एफटीपी। एफटीपी का मतलब क्या होता है? एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल नहीं होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। डी पार्ट सही हो जाएगा। ट्रांसलेट भी गलत है और ट्रांजिट भी गलत है। क्वेश्चन मेरे सामने ये आया कि ये जो एफटीपी है, एफटीपी जिसे आप कहते हो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एक बात ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो जो भी सिस्टम इंटरनेट से जुड़े होते हैं, उनमें फाइलों का स्थानांतरण करने में ये प्रोटोकॉल काम आता है। अर्थात इंटरनेट से इंटरनेट से जुड़े दो कंप्यूटर, दो कंप्यूटरों के मध्य मध्य फाइल स्थानांतरण की सुविधा देता है की सुविधा देता है। कौन देता है ये सुविधा? ये सुविधा देता है एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं आपसे सीधे से सवाल 3-4 पूछ लूं कि मुझे बताओ एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये कैसा प्रोटोकॉल है? तो आप बताओगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। यह एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। इसीलिए होता क्या है? इसीलिए जो क्लाइंट है और जो सर्वर है, क्लाइंट और सर्वर के बीच जो डेटा स्थानांतरण होता है, डेटा स्थानांतरण के लिए 2टीसीपी संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 2टीसीपी संयोजन स्थापित किया जाता है या स्थापित करता है। अच्छा, ये जो 2टीसीपी संयोजन है, इसमें पहला संयोजन क्या करता है? इसमें जो पहला संयोजन है वो नियंत्रण संयोजन कहलाता है, ठीक है? और जो इसमें दूसरा संयोजन होता है, दूसरा संयोजन, ये कहलाता है डेटा संयोजन। ध्यान दें, ये डेटा संयोजन है। यानी हम एक तरह से अगर इसकी एक समरी के तौर पर हम कहें कि मुझे बताओ ये करता क्या है? तो एक तरह से आप कह सकते हो कि एफटीपी जो है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह फाइलों को अपलोड, साथ ही साथ उन्हें डाउनलोड और या हम कहें फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, ठीक है? तो ये एफटीपी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको आप एडिशनल जानकारी के तौर पर याद रखें। नेक्स्ट देखो 203 कह रहा है इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का ही किया जाता है, यही पहला वाला ही सही हो जाएगा। सर्विस स्विचिंग का नहीं किया जाता है, टेलीफोन का स्विचिंग का नहीं, पेरेक्स का नहीं, ये पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इसमें आपने पढ़ा होगा टीसीपी आईपी के बारे में, टीसीपी आईपी के बारे में। ये कहते हैं इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है?
दरअसल ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट द्वारा या हम कहें इंटरनेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ये लोकप्रिय संचार प्रोटोकॉल हैं। लोकप्रिय, इन्हें संचार प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये जो टीसीपी है, आप इसको देख रहे हो? टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये संचार प्रोटोकॉल हैं। और इसमें से जो टीसीपी है, टीसीपी पैकेट स्विचिंग तकनीक पर आधारित है। तकनीक पर आधारित है। अर्थात जो इंटरनेट होता है, ये पैकेट स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। 204 देखो, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? फाइलों को अभी-अभी मैंने बताया था, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से स्थानांतरित कौन करता है? इधर से इधर फाइलें पहुँचानी है, आपको डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, क्या करोगे? किसका इस्तेमाल करते हो? आप करते हो एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल। ठीक है? नेक्स्ट देखो 205, इंटरनेट पर कम्युनिकेशंस के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? कभी भी आप इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करते हो तो उसके लिए एसएनएमपी का इस्तेमाल किया जाता है। संचार प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? यही है टीसीपी आईपी। ठीक है? ये संचार प्रोटोकॉल का एक सूट होता है, इसे ही कहा जाता है इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ध्यान रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो एसएसएल। एसएसएल क्या है? यह लिपि भाषा है, ब्राउज़र है, सुरक्षित कनेक्शंस हैं या संलेखन टूल है। इसे कहते हैं सुरक्षित कनेक्शन। सिक्योर सॉकेट लेयर कहा जाता है इसे, ध्यान दीजिएगा। एसएसएल को। आओ देखो समझते हैं। एसएसएल इसे क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात आप इसका फुल फॉर्म याद रखोगे। इसे कहा जाता है सिक्योर, इसे कहा जाता है सॉकेट, इसे कहा जाता है लेयर। यानी पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर। अच्छा, ये क्या है? तो क्या बता सकते हो? यह एक एन्क्रिप्शन एन्क्रिप्शन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल है। सुरक्षा प्रोटोकॉल है। ये बात समझो। हम अगर आपसे पूछें कि एसएसएल क्या है, तो आप कहोगे यह एक एन्क्रिप्शन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल है। दरअसल आपने न केवल एसएसएल का नाम सुना होगा, आपने टीएलएस का भी नाम सुना होगा। सुना है? तो ये क्या है? आओ देखो। दरअसल ये जो एसएसएल है, ये पुराना है। एसएसएल अभी जो नया वर्जन आया है उसे बोलते हैं टीएलएस। ठीक है? एसएसएल आधुनिक आधुनिक टीएलएस का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका अपग्रेड अपग्रेड वर्जन क्या है? तो आप बताओगे टीएलएस। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप जब कभी वेबसाइट में जाते हो, वेबसाइट एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर या फिर टीएलएस को क्रियान्वित करती है। तो फिर जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल में एचटीटीपी का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर वहाँ एक अ, और शब्द है एचटीटीपीएस, इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखो, नोट बना के यहाँ पर एक बात लिख लो। क्या है? जो वेबसाइट ध्यान देना, जो वेबसाइट एसएसएल या टीएलएस को क्रियान्वित करती हैं क्रियान्वित करती हैं, उसमें यूआरएल एचटीटीपी के स्थान पर एचटीटीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन ये आया, ये जो टीएलएस है, ये क्या है? अगर हम आपसे पूछें कि टीएलएस क्या है, तो इसका पूरा नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आप बताओगे इसका पूरा नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ये है क्या? तो ये एसएसएल, अभी मैंने आपको बताया था सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल टीएलएस का पुराना संस्करण है। या फिर आप ऐसे कह दो या फिर ऐसे कह दो, ये टीएलएस एसएसएल का आधुनिक संस्करण है। ठीक है? हाँ, वापस आ जाओ। ये पूछा था आपसे, ये है एक सिक्योर कनेक्शन। नेक्स्ट देखो 207, इनमें से कौन सा उपकरण है जो सिग्नल रूपांतरण करता है? सिग्नल रूपांतरण कौन करता है? ये करता है मॉड्यूलेटर। माउस की इतनी क्षमता नहीं है, ये तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और प्लॉटर नहीं है। ये मॉड्यूलेटर करता है।
अच्छा देखो मॉड्यूलेटर होता क्या है? सबसे पहले मॉड्यूलेटर करता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है सबसे पहले आप इसको समझो। मॉड्यूलेशन ये क्या है? मॉड्यूलेशन क्या है? मुझे बताओ। आपसे अगर पूछा जाए मॉड्यूलेशन क्या है तो आप बताओगे एक प्रक्रिया जिसके एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा डेटा को आप विद्युत कह दो इलेक्ट्रिकली या फिर डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। ठीक है? बदला जाता है। जिससे होता क्या है? इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जिससे उस संकेत को किसी माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है। किसी माध्यम में स्थानांतरित किया जा सके। ठीक है? अच्छा, अब यहां से 2 बातें नोट बना के याद रखो। कौन-कौन सी बातें? जो प्रेषित सिग्नल होते हैं ना, भेजे गए सिग्नल, प्रेषित सिग्नल से जो डेटा होता है, डेटा निकालने की प्रक्रिया निकालने की प्रक्रिया, ये कहलाती है डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। ठीक है? वहीं जो मॉड्यूलेशन हो या डीमॉड्यूलेशन हो तो एक डिवाइस आती है मॉडेम। आपने इसका नाम सुना होगा। ये मॉडेम दोनों प्रक्रियाएं करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, दोनों प्रक्रियाएं करता है। तो वही आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो सिग्नल रूपांतरण करता है, यानी कि सिग्नल कन्वर्जन करता है, इसे कहा जाता है मॉड्यूलेटर। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है कि सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के एचटीटीपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अनुरोध का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको एच मैंने आपको बताया था एच टी टी पी मेथड, बताया था मैंने मेथड लास्ट क्लास में, याद करो। इसी में मेथड में मैंने आपको बताया था एक गेट मेथड। ये क्या होता है आओ समझते हैं। जीईटी गेट मेथड। एचटीटीपी के मेथड्स में एक होता है गेट मेथड। ये क्या करता है? दरअसल यह किसी डेटा को रिट्राइव करता है या रिट्रीव कर सकते हैं या फिर यह डेटा को सर्वर पर स्टोर कर सकते स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, या हम कहें ये गेट मेथड क्या करते हैं? यह विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए गेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? और मैंने आपको एचटीटीपी के मेथड्स जो बताए थे, मैंने उनमें बताया था पोस्ट, ये क्या काम करता है? पोस्ट ये दरअसल नया सर्वर बनाने के काम आता है। बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था पुट मेथड, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो मौजूदा सर्वर है या हम कहें मौजूदा जो रिसोर्स है, मौजूदा रिसोर्स को अपडेट करने के काम आता है। अपडेट करना इसका प्रमुख कार्य होता है। तो वही आपसे पूछा गया था कि सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करना है, तो किस प्रकार के एचटीटीपी अनुरोध का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आप बताओगे गेट। ठीक है? नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो डब्ल्यू पूछ रहा है आपसे, वर्ल्ड वाइड वेब, यही तो पूछा है। इसका आविष्कार हुआ था 1989। डब्ल्यू अच्छा, आपको पता है डब्ल्यू ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल होता है। डब्ल्यू में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं, तो ध्यान रखें कौन कौन सी भाषाएं, ये आपके ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड वेब में किया जाता है। जैसे एक है जावा स्क्रिप्ट, एक है आपने नाम सुना होगा पीएचपी। पीएचपी क्या है? इसको बोलते हैं पर्सनल होम पेज होम पेज
इसे आजकल एक नया नाम दिया गया है, इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर प्रोसेसर। इसे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी कहा जाता है। एक और भाषा है जिसका इस्तेमाल होता है, एचटीएमएल का नाम आपने सुना होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। एक आपने नाम सुना होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, इसका भी आपने नाम सुना होगा। एक आपने नाम सुना होगा, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल एचटीएमएल। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रखो, 1989 में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट देखो 210, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये पूछा है, सिंपल सा सवाल आपसे। इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान करने का एक विशाल तरीका है। उन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में बांधा जा सकता है। सही लग रहा है? आगे पढ़ो जरा, देखते हैं आगे वाले ऑप्शन क्या कह रहे हैं। एक विशाल वैश्विक कंप्यूटर है, नेटवर्क जिसमें कम नेटवर्क का समूह शामिल होता है। नहीं भाई, विशाल कंप्यूटर होगा तो इसमें नेटवर्क कम कैसे हो जाएंगे? ये तो भंडारा होगा वर्ल्ड वाइड वेब में। नेक्स्ट देखो, इंटरनेट का दूसरा नाम है, नहीं ये गलत हो जाएगा। इंटरनेट का दूसरा नाम नहीं है। इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को साझा करना इसका काम होता है। नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान का एक विशाल तरीका होता है। साथ ही साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में इसको बांधा जा सकता है। देखो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें सबसे शानदार अगर आपको तलाशना है तो ए पार्ट ही सही होगा। ठीक है? हालाँकि डेटा रिसोर्सेज प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को साझा करना, लेकिन इसमें इन सब में सही उत्तर होगा, सबसे अच्छा उत्तर होगा ए पार्ट। तो ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 211, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन गलत है? बताइए भाई। www में बड़ी संख्या में वेब लिंक पेज हैं? हाँ, बिल्कुल है। www का स्वामित्व यूएसए के पास है, ये गलत हो जाएगा। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, बिल्कुल सही है। और वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है, ये भी सही है। ठीक है? ये बी पार्ट इसका गलत होगा। 212 देखो, सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? सेलरिस नहीं है, सिम्बियन भी नहीं है, विंडोज भी नहीं है, ये है यूनिक्स। इसको याद रखना, यूएनआईएक्स, यूनिक्स। 213, इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर से समझो। इंटरनेट पर जो मूल सामग्री होती है उसे प्रकाशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वेब पब्लिशिंग। इसे कहते हैं वेब पब्लिशिंग। ठीक है? या हिंदी में कहें तो वेब प्रकाशन। तो 213 का, हाँ, वेब पब्लिशिंग सही होगा। नेक्स्ट देखो 214, एचटीटीपी www.rediff.com, ये क्या है? ये एक वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस तो है नहीं, ईमेल एड्रेस होता तो @ होता। इंटरनेट एप्लीकेशन भी नहीं है, इंटरनेट एड्रेस भी नहीं है, ये वेबसाइट है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, यूआरएल एक दिया है, यूआरएल का मतलब क्या है? वेबसाइट का एड्रेस होता है ये दिया है। में कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? वेब पेज के पाथ की पहचान करता है http login.php या फिर http या फिर www.d2h.com। कौन है इसमें जो वेब पाथ की पहचान करता है? ये है या फिर ये है? इसका सही उत्तर होगा ये login.php, ये करता है, हाँ, वेब पेज के पाथ की पहचान। तो 215 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है? देखो, यूआरएल क्या है? यूआरएल पूछा है आपसे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज के पते को दर्शाता है, यही सही हो जाएगा। एड्रेस ही होता है। देखो, एक वेबसाइट को समझते हैं। यूआरएल क्या है ये? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है? क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे यह इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता है। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? आप बताओगे यूआरएल कहलाता है। अब ध्यान दें यहां से, यूआरएल के दरअसल 4 प्रमुख घटक होते हैं। यूआरएल के 4 प्रमुख घटक होते हैं।
ये 4 प्रमुख घटक कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है सर्वर टाइप, दूसरा होता है होस्ट का नाम, तीसरा होता है फ़ोल्डर का नाम, चौथा होता है फ़ाइल का नाम, ठीक है? ये 4 टाइप्स होते हैं, यहाँ पे यूआरएल के 4 प्रमुख घटक होते हैं। अब देखो, मैं बात करूँ यूआरएल की संरचना की, ध्यान देना, यूआरएल की संरचना, जैसे ये 4 घटक मैंने आपको बताए, इन 4 घटकों को लेते हैं। सबसे पहले आपका होगा सर्वर टाइप ऐसे, इन या फिर जैसे मान लीजिए सर्वर टाइप, दूसरा होता है आपका होस्ट का नाम होस्ट का नाम, निर्देशिका या फिर उपनिर्देशिका उपनिर्देशिका और इसी प्रकार से ये आपकी जो यूआरएल की संरचना होती है, वो संरचना आगे बढ़ती है। और जो सबसे लास्ट में होता है, वो होता है फ़ाइल का नाम, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, मैं एक वेबसाइट लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा एचटीटीपी, गौर करना, एचटीटीपी इन डॉट रेडिफ, ये मैंने लिखा डॉट कॉम, ठीक? ये एक न्यूज़ है जो कि निर्देशिका बताएगी या फिर इंडेक्स है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये मैंने लिखा। अब ये जो है एचटीटीपी, ये क्या है? ये है सर्वर का नाम। ये जो लिखा है मैंने rediff.com, ये है होस्ट का नाम। अब मैंने लिखा न्यूज़, ये दरअसल है निर्देशिका, ठीक है? और इसके अलावा ये जो है इंडेक्स, ये है एक फ़ाइल का नाम। तो ये है आपका पूरा का पूरा यूआरएल का स्ट्रक्चर और यूआरएल का स्ट्रक्चर ये क्या दर्शाता है? ये किसी भी वेबसाइट के पेज के एड्रेस को दर्शाता है, ठीक है? 217 देखो, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे फ़ोल्डर से फ़ोल्डर में ले जाते हैं। ध्यान दें, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे कहाँ से किस फ़ोल्डर से किस फ़ोल्डर में ले जाते हैं? इसे हम ले जाते हैं आउटबॉक्स से सेंड फ़ोल्डर में। तो ए पार्ट आपका सही हो जाएगा, आउटबॉक्स से सेंड में। नेक्स्ट देखो, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है, तो सामान्यतः ये कहाँ जाता है? ये जाता है आपके ड्राफ्ट में। ये ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई मेल लिखा, यहाँ पर आपने टू लिखा, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद यहाँ पर आपका सेंड है और यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें लिखी। अब इसको आपको सेंड नहीं करना है, तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा। 219 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ईमेल एड्रेस का सही रूप है? ईमेल एड्रेस है तो फिर एट द रेट खोजो कहाँ पर है। इसमें एट द रेट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये एट द रेट है, ये सही होगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये सही होगा। लेकिन इन दोनों में से एट द रेट तो दोनों जगह है, तो अब इनमें कौन सही होगा? अब इसमें ये सही होगा, ठीक है? ये डोमेन नेम है और ये यूज़र नेम है, इसमें ये गलत हो जाएगा। वेबसाइट डॉट इन्फो वगैरह-वगैरह होता तो ठीक होता, ये गलत है। सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, अ, 220, एक ईमेल पते के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही रूप है? ईमेल पता का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? एक पहचान है एट द रेट, इसको खोजना है। क्या इसमें एट द रेट है? नहीं है, गलत हो गया। क्या इसमें एट द रेट है? हाँ है, ये सही हो सकता है। इसमें एट द रेट है, ये सही हो सकता है। इसमें एट द रेट है, ये सही हो सकता है। लेकिन अब आपको देखना क्या है? एट द रेट के साथ-साथ देखना है, इधर आपका डोमेन नेम होना चाहिए और इधर होना चाहिए यूज़र नेम। इसमें आओ, इसमें डोमेन नेम इधर है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? जबकि डोमेन नेम एट द रेट के दाईं ओर होना चाहिए। यहाँ पर आओ, ये लिखा है, इसमें तमाम डॉट लगा दिए हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें डोमेन नेम प्रॉपर जगह पर है, जितने सिंबल चाहिए उतने सिंबल हैं और यूज़र नेम अपनी प्रॉपर जगह पर है और इनको कनेक्ट कर रहा है एट द रेट, यही सही होगा, डी पार्ट, ठीक है? 221, ध्यान दो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन है जो सही है? उसको पहचानना है। ईमेल से संबंधित आपसे कथन पूछ रहा है। कह रहा है कि एक जो जीमेल होती है, जीमेल के ईमेल आईडी में एक डॉट वर्ण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है, एक डॉट वर्ण हो सकता है। फिर क्या कह रहा है? एक जीमेल के ईमेल आईडी में लगातार 2 या 2 से अधिक
डॉट वर्ण नहीं हो सकते हैं। ये दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 222, कह रहा है किसी ईमेल में फ्रॉम, टू, डेट, सब्जेक्ट फील्ड्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ईमेल हेडर। ध्यान दें, इन्हें ईमेल हेडर कहा जाता है। आओ देखो, जब भी कभी आप ईमेल की बात करोगे, जब भी आप ईमेल की बात करोगे तो ईमेल में फ्रॉम है, टू है, डेट है, सब्जेक्ट, ये जितने भी सेक्शन दिए होते हैं, ये सेक्शन हेडर होते हैं। हेडर होते हैं, ध्यान दें। अगर हम आपसे सीधा सा सवाल ये पूछें कि ये हेडर किसकी भूमिका निभाते हैं, तो आप बताओगे हेडर ईमेल के रूट को रिकॉर्ड करने में, रिकॉर्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निभाते हैं। यानी कि ईमेल के रूट को रिकॉर्ड करने में ये एक महत्व भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ जब भी कभी होता ये है, जब हम ईमेल एक पते से दूसरे पते में भेजते हैं, पते में जब भी कभी ईमेल भेजा जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन ये होता है कि उस समय जो ये संदेश है, जो मेल है, ये एमटीए के माध्यम से भेजा जाता है। एमटीए के माध्यम से यह भेजा जाता है। ये बात याद रखना, भेजा जाता है। ये एमटीए क्या है? अगर आपसे ये पूछते तो आप बताओगे मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सॉरी मेल ट्रांसफर एजेंट। इसे मेल ट्रांसफर एजेंट कहा जाता है। अच्छा, इसमें नोट बना के एक बात और याद रखना, ये जो हेडर है, हेडर ट्रांसमिशन प्रक्रिया के बारे में एक बात याद रखना। हेडर ट्रांसमिशन जो प्रक्रिया होती है, हेडर ट्रांसमिशन प्रक्रिया के बारे में अगर आपको जानकारी प्रदान करनी हो, या हम कहें जानकारी प्रदान करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? जानकारी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होता है मेटा डेटा का उपयोग। फिर से समझ लो, हेडर ट्रांसमिशन प्रक्रिया के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त प्रदान करनी है, तो उसमें मेटा डेटा प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर हम ईमेल की ही बात करें, ईमेल, ये जो ईमेल है, ईमेल इंटरनेट की एक सेवा है। ये वास्तव में है क्या? इंटरनेट पर एक सेवा है जिसमें हम संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। अच्छा, ये जो ईमेल है, ईमेल दरअसल 2 सब सिस्टम से निर्मित होता है। 2 सब सिस्टम से यह निर्मित होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे ये जो 2 सब सिस्टम हैं, ये कौन से हैं? तो इसमें पहला है यूज़र एजेंट, और इसमें जो दूसरा है वो है एमटीए, जो मैंने अभी लिखा था। एमटीए क्या है? मैसेज, या हम कहें मेल ट्रांसफर ट्रांसफर एजेंट। ठीक है? ये है एमटीए। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें ये यूज़र एजेंट क्या है? तो मुझे बता सकते हो? यूज़र एजेंट ये क्या है? तो आप कहोगे दरअसल यह एक प्रोग्राम होता है। यह एक प्रोग्राम है जिसे मेल रीडर भी कहा जाता है। मेल रीडर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे, कंफ्यूज मत होना, यूजर एजेंट वास्तव में एक प्रोग्राम होता है, इसे ही मेल रीडर कहा जाता है। और अगर हम आपसे पूछें कि ये जो मैसेज ट्रांसफर एजेंट है, ये एक वास्तव में सिस्टम होता है जो बैकग्राउंड में किसी भी प्रकार से अगर प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो मेल को नेटवर्क में स्थानांतरित करने के काम आता है ये एमटीए, जिसे कहा जाता है मैसेज ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। यही पूछ रहा था कि किसी ईमेल में ये क्या होता है? फ्रॉम, टू, डेट, सब्जेक्ट फील्ड्स को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ईमेल हेडर। याद रखोगे? नेक्स्ट देखो 2 to 3, कह रहे ईमेल लिखते समय, भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? सब्जेक्ट्स को, टू को, सी को, या फिर बीसीसी को। आप सबको खाली छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो टू है ना, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। टू का मतलब ये होता है कि आप किसे भेज रहे हो,
ये टू का मतलब ये होता है कि आप मैसेज किसे भेज रहे हो और जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप मैसेज कहाँ भेज पाओगे। और वही लिखा है कि भेजते समय किसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, टू को। और ये टू होता कहाँ है? जब आप कंपोज़ में जाते हो तो सबसे ऊपर टू होता है। यहाँ पर होता है बीसीसी, सीसी और इसके बाद नीचे होता है सब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट और यहाँ पर ऑप्शन कई सारे आइकन्स बने होते हैं यहाँ पर और यहीं पर होता है आपका सेंड और ये आपका टेक्स्ट के लिए खाली छोड़ा जाता है। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है? या कॉपी करके कोई पेस्ट आप करते हो, फाइल किसी भी प्रकार की हो सकती है, पिक हो सकती है, वीडियो हो सकते हैं, कुछ भी आप भेज सकते हो इसमें, ठीक है? तो ये आप खाली नहीं छोड़ सकते हो उनको, यही तो एड्रेस होता है, यहीं पर तो आप भेजते हो मेल को, तो आपका सही हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 2 टू 4 निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? ध्यान दो, इसमें से एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल कौन-सा नहीं है? पीओपी ये है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एफटीपी नहीं है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएमएपी और एसएमटीपी इनको समझो जरा, मैं एक-एक करके लेता हूँ। देखो पीओपी सबसे पहले मैंने लिया पीओपी, इसको क्या बोलते हैं? आप कहोगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है ये? ये वास्तव में है क्या? तो आप कहोगे जब भी कभी इंटरनेट से ईमेल संदेश प्राप्त करना होता है, ईमेल संदेश प्राप्त करना होता है हो, तो पीओपी का प्रयोग करते हैं, पीओपी का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब एक आपका और लिखा था एसएमटीपी, ये प्रोटोकॉल है एक। इसको क्या पहले तो पूरा नाम आपको पता हो, क्या बोलते हैं इसको? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है ये? कहाँ इस्तेमाल होता है? संदेश को भेजते हैं जब हम, तब इसका इस्तेमाल होता है। अर्थात संदेश को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक और ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन में था आईएमएपी। ये आईएमएपी क्या है? आप बताओगे इसका पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये क्या है? तो आप बताओगे ईमेल प्राप्त करता है या हम कहें ईमेल प्राप्त करने का एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। वास्तव में यह उपयोगकर्ताओं से जो यूजर्स होते हैं, उपयोगकर्ताओं से कोई भी उपकरण हो, कैसा भी उपकरण हो, विभिन्न उपकरणों तक जो ईमेल होता है, उसकी पहुंच स्थापित करता है आईएमएपी। तो हम कह सकते हैं कि ईमेल प्राप्त करने का एक प्रोटोकॉल है और यह उपयोगकर्ताओं के विभिन्न उपकरणों से अपने ईमेल तक पहुंच स्थापित करने की अनुमति देता है, पहुंच स्थापित करने की अनुमति देता है, ठीक है? फिर से समझ लो, जो भी उपयोग करता है उसके पास किसी भी प्रकार का उपकरण है, तो उस उपकरण तक ईमेल को पहुंच स्थापित करने की अनुमति देता है ये आईएमएपी प्रोटोकॉल, जिसे कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 224 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कह रहा है एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, एफटीपी। नेक्स्ट देखो 2 टू 5 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? इसका सही उत्तर होगा पीओपी 3। ध्यान दो, ये पीओपी 3 क्या है? देखो पीओपी 3, पीओपी का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया था पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल और उसका वर्जन 3, 3 का मतलब है वर्जन 3 या हिंदी में कहते हैं तो संस्करण 3। पोस्ट ऑफिस जो प्रोटोकॉल है, उसका ये तीसरा संस्करण है जिसे कहा गया है पीओपी 3। क्या करता है ये? दरअसल यह है ईमेल प्राप्त करने के लिए ईमेल प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल है, वैकल्पिक प्रोटोकॉल है, ठीक है? वास्तव में यह
सर्वर से ईमेल को स्थानीय डिवाइस में डाउनलोड करता है। स्थानीय डिवाइस में डाउनलोड करने के काम आता है। करने के काम आता है। ठीक है? इसे समझो। पीओपी 3 क्या है? पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का संस्करण तीसरा है। ईमेल प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल है ये, और ये सर्वर से ईमेल को जो भी स्थानीय डिवाइस होगा उसमें डाउनलोड करने के काम आता है। ठीक है? 225 का सही हो जाएगा पीओपी 3। नेक्स्ट देखो 226। जब आप एक से अधिक प्रयोगकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आप उनके ईमेल एड्रेसेस को किसके प्रयोग से अलग करते हो? आप करते हो कॉमा का इस्तेमाल। ऐसे ये वाले आपने सिंबल देखे होंगे। मैं इसको कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा। ये सिंबल, ठीक है? इनको बोलते हैं कॉमा, या फिर इनको बोलते हैं अल्प विराम। जैसे मैं यहां पर आपको बताता हूं। जैसे आपने कोई डायलॉग बॉक्स खोला, ठीक है? या आप गए कंपोज में, और जैसे ही आप कंपोज में गए, ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। सबसे ऊपर, सबसे नीचे, और उसके ठीक नीचे एक और बॉक्स, एक और कॉलम। यहाँ पर होता है टू। अब आपने कोई एक एड्रेस लिखा, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर लिख दिया, अपने आप कॉमा लग जाता है। फिर आप दूसरा लिखते हो, अपने आप कॉमा लग जाता है। फिर आप तीसरा लिखते हो, अपने आप कॉमा लग जाता है। फिर आप चौथा लिख देते हो, ऐसे करके। ठीक है? हाँ। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखते हो, और यहाँ पर सेंड लिखते हो, और ये पूरा का पूरा टेक्स्ट वाला क्षेत्र है, जहाँ आप फाइल वगैरह कुछ भी आप यहाँ पेस्ट करते हो। तो ये होता है कॉमा, या इसी को बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है? 226 का सही हो जाएगा टी। नेक्स्ट देखो 227। आईआरसी, इसका तात्पर्य क्या है? आईआरसी, आईआरसी, ये क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनेट। आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रिले, और सी मतलब चैट। सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट, आईआरसी। देखो ये है क्या, ध्यान दो। आईआरसी, ठीक है? अगर आपसे पूछे ये क्या है, तो आप क्या कहोगे? आईआरसी का सबसे पहले पूरा नाम है इंटरनेट रिले चैट। अच्छा, इंटरनेट रिले चैट इसका पूरा नाम है, तो क्या है ये? यह एक यह एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है, ठीक है? फिर करता क्या है? चैट करता है। तो हम कह सकते हैं यह लिखित रूप से टेक्स्ट को संप्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराता है। संप्रेषण की सुविधा उत्पन्न या सुविधा उपलब्ध कराता है। उपलब्ध कराता है, ठीक है? आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। 227 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 228। कह रहा है चैटिंग क्या है? इंटरनेट स्टैंडर्ड है। इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जाती है। हाँ, यही सही होगा, चैटिंग। ठीक है? तो 228 का बी पार्ट। देखो 229, 229। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपके मित्र या रिश्तेदार के साथ वास्तविक समय की रियल टाइम बातचीत की तरह है? ये चैटिंग ही है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था। ये क्या है, आओ देख ही लेते हैं इसको। चैटिंग, ध्यान दो। दरअसल जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि कंप्यूटर के द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में इंटरनेट से जुड़े हों, ये मान लीजिए इंटरनेट है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में जुड़े हों, और फिर ये चैटिंग कर रहे हों, बातचीत के माध्यम से जुड़े हों, इसमें जो उपयोगकर्ता का कंप्यूटर होता है, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर उपस्थित होना इसमें अनिवार्य होता है। ठीक है? और उसी स्थिति में फिर इनकी आपस में बातचीत हो सकती है। इस स्थिति में एक सबसे जो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सबसे शानदार एग्जाम्पल, वो ले सकते हो आईआरसी का, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इंटरनेट रिले चैट का। तो यही चैटिंग का पूरा प्रोसेस होता है। क्या है? कंप्यूटर के द्वारा दो या अधिक व्यक्ति जब आपस में होते हैं, दो ले लो या फिर अधिक व्यक्ति ले लो, दो या अधिक व्यक्ति आपस में जुड़े होते हैं, और कंप्यूटर के द्वारा ही जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं। और इसके अलावा जो यूजर होता है, उसका
जो भी यूजर हैं उनका कंप्यूटर से जुड़ा होना या फिर उनका इंटरनेट से जुड़ा होना आवश्यक है। उसके पास कंप्यूटर होना आवश्यक है। ठीक है? और उसी को फिर ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो चैटिंग कहलाता है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन-सा आपके मित्र या रिश्तेदार के साथ वास्तविक समय की रियल टाइम बातचीत की तरह होता है? इसे कहते हैं चैटिंग। और आजकल तो आप देख पा रहे होंगे ये जो आपके हाथ में है मोबाइल, ये भी एक तरह से मिनी कंप्यूटर ही है। नेक्स्ट देखो 230 230 कह रहा है कि टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। टेलनेट सेवा फाइल ट्रांसफर को सक्षम करती है, बूटिंग रिमोट कंप्यूटर को सक्षम करती है या फिर रिमोट लॉगिन। दरअसल ये जो टेलनेट है, इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। यही सही होगा, सी पार्ट। ठीक है? हाँ, देखो ये जो टेलनेट है, टेलनेट को साधारणतया रिमोट लॉगिन, लॉग इन भी कहा जाता है। कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ रिमोट लॉगिन किसे कहते हैं, तो आप यही बताओगे टेलनेट, या टेलनेट को क्या कहते हैं, यही बताओगे रिमोट लॉगिन। इसमें होता क्या है? इसमें दरअसल एक इंटरनेट होता है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स होते हैं, अर्थात इंटरनेट से जुड़े जुड़े कंप्यूटर जो कहाँ होते हैं? दूर स्थित होते हैं, अर्थात हम कहें दूरस्थ। क्या है? फिर से समझो, इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर जो भी सुविधाएं होती हैं, इस सुविधा का इस्तेमाल हम टेलनेट के माध्यम से करते हैं। बात फिर से समझो, इंटरनेट से जुड़े कोई भी दूरस्थ, दूरस्थ का मतलब समझ रहे हो? जो दूर होता है। तो दूरस्थ कंप्यूटर में जितनी भी सुविधाएं होती हैं, हम उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं टेलनेट के माध्यम से। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित सुविधाओं स्थित सुविधाओं का उपयोग किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा किया जाए। कंप्यूटर द्वारा किया जाता है किया जाता है। और यही पूरा प्रोसेस कहलाता है टेलनेट। अच्छा, ये जो टेलनेट है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, टेल और नेट। टेल का मतलब होता है टेलीटाइप और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, इसलिए पूरा नाम भी आप याद रखोगे। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम बनाती है रिमोट लॉगिन में। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं एक बार फिगर में आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक? ये आप हो, यूज़र हो और ये दूरस्थ कंप्यूटर है। तो रिमोट लॉगिन आप यहाँ से बैठे-बैठे, आप अपने कंप्यूटर से बैठे-बैठे यहाँ पर लॉगिन रिमोट लॉगिन कर सकते हो और इसमें जो भी सुविधाएँ हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? हाँ, इसे ही बोलते हैं टेलीटाइप नेटवर्क। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? अभी मैंने कहा था, रिमोट लॉगिन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है टेलनेट को। ठीक है? इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? वही सेम सवाल आ गया, केवल थ्योरी बदल रहा है। इसका भी उत्तर टेलनेट होगा। 233 देखो, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? आपसे पूरा नाम पूछा है। अभी मैंने पूरा नाम बताया था, टेलीटाइप नेटवर्क। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित का प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है। सुदूर एक्सेस देने के लिए किया जाता है। क्या कहते हैं? टेलनेट कहते हैं। बात खत्म। ठीक है? वही सारे को वही वही एक है टेलनेट और देखो कितने सारे क्वेश्चंस इसने बना दिए। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं को एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए सुविधा देती है? इसे कहा जाता है यूज़ नेट। यूज़ नेट, ये जो यूज़ नेट है, दरअसल ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखो, ये जो यूज़ नेट है, गौर करें, ये यूज़ का मतलब है यूज़र और नेट का मतलब है नेटवर्क। नेट का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है? यानी यूज़र नेटवर्क। यूज़ नेट का मतलब है यूज़र नेटवर्क। तो हम अगर आपसे पूछा जाए ये है क्या? तो आप क्या कहोगे? दरअसल इंटरनेट पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है, ये मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम है, इंटरनेट पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को जोड़ा जाता है।
बहुत सारी वेबसाइटों को आपस में जोड़ा जाता है और फिर उसके बाद एक मंच तैयार किया जाता है और ये जो मंच होता है, ध्यान दें, इसे ही कहा जाता है या हम कहें इसे इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? वापस आओ ज़रा अपने क्वेश्चन में। वही कह रहा था कि कौन-सी ऐसी कौन-सी सेवा है जिसमें इंटरनेट जो प्रयोक्ता होते हैं, वो एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचार आदान-प्रदान करने की सुविधा देता है। इसे कहा जाता है यूज़नेट। नेक्स्ट देखो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब। यही तो है? ये गलत हो जाएगा, वाइड गलत हो जाएगा और वर्ल्ड वाइड वेब गलत हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब सही होगा। अच्छा ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, मुझे ज़रा 2-3 बातें इसमें बताओ। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू इसे कहा जाता है W3 ठीक है? इसे W3 कहा जाता है, इसे वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। इसका सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, बता सकते हो? WWW दरअसल ये 1989 में 1989 में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र में शुरू किया गया था। केंद्र में शुरू किया गया था और एक बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, WWW में प्रयुक्त होने वाली भाषाएँ प्रयुक्त होने वाली भाषाएँ, ये पूछी जाती हैं आपसे, याद रखना। ऐसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा WWW में प्रयुक्त होती है या कौन-सी भाषा नहीं प्रयुक्त होती है? तो ये भाषाएँ याद रखना। एक तो जावा स्क्रिप्ट, दूसरा PHP, इसका पूरा नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तीसरी HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, चौथा एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज और पाँचवाँ है एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल HTML ठीक है? तो ये प्रयुक्त होने वाली कुछ भाषाएँ हैं। 236 का सही उत्तर हो जाएगा हाँ, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 237 कह रहा है कि जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 238 स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम है कंप्यूटर से संबंधित। 239 देखो, एक ईमेल का अर्थ है कि यह कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। ये मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था। अब ये देखो क्वेश्चन सारे के सारे बार-बार रिपीट हो रहे हैं, है ना? चूँकि क्वेश्चंस एक सीमा तक बनाए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं बनाए जा सकते हैं। आप किसी टॉपिक से 500 क्वेश्चंस कर लो, फिर क्या? फिर पूरा टॉपिक आपका तैयार हो गया, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने का पूरा प्रयास करो। अब ये क्वेश्चंस रिपीट हो गया, कह रहा है कि एक ईमेल का अर्थ क्या है? कि यह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने गए समय पर आपके इनबॉक्स पर शीर्ष पर वापस आ जाएगा। इसे कहा जाता है इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्नूज़िंग। मैंने आपको बताया था, ठीक है? स्नूज़िंग। नेक्स्ट देखो, सीसी क्या है? इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। अर्थात इसमें होता क्या है कि इसमें आप एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल कॉपी भेज सकते हो। तो डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। 242 देखो, ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के बारे में फ़ाल्स कथन यानी गलत कथन की पहचान करो। मुझे बताओ गलत कौन-सा है? देखो ज़रा। कह रहा है संग्रह करने से संदेश इनबॉक्स देखने से हट जाते हैं, यानी कि जो पुरालेख होते हैं, उनमें संग्रह करने से संदेश इनबॉक्स देखने से हट जाते हैं, ठीक है? संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता, ये गलत हो जाएगा। खोजा जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। लोगों के समूह को संबोधित संदेश आपके इनबॉक्स में वापस आ सकते हैं यदि पता सूची में कोई व्यक्ति मूल का उत्तर देता है, ठीक है? पूरा लेख संदेशों को सभी मेल क्षेत्र में रखता है यदि आपको कभी इसकी फिर से आवश्यकता हो, ये भी सही है। 242 का कह रहा है कि गलत कथन बताओ, तो ये वाला गलत हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, जीमेल में 2 दिन से पुराने मैसेज को खोजने के लिए क्या दर्ज करते हो? आप जब जीमेल को खोलते हो ना, तो आपको यहाँ पर एक सर्च दिखता है, ऐसे सर्च और वहाँ पर आप अगर 2 दिन पीछे जाते हो, 2 दिन के पीछे मैसेज खोजते हो, तो आप लिखते हो ओल्डर अंडरस्कोर देन
टू डे ये लिखते हो आप और आपको पिछले 2 दिन के मैसेज सारे के सारे आ जाते हैं। 244 का सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, ईमेल पते के 2 भाग कौन-कौन से होते हैं? 2 भाग, ये एट द रेट है, इधर यूजर नेम होता है और इधर होता है डोमेन नेम। यही 2 भाग होते हैं। यही सही हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है? 245 समझो। नेक्स्ट देखो 246, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है? ईमेल पते का भाग कौन सा नहीं हो सकता है? एट द रेट तो होता है, डॉट भी होता है, स्पेस नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 248 कह रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? ये कॉपी, COPY, कॉपी बनाना, टू मेक कॉपी, ये नहीं होता है। ये मैसेज की प्रति बनाए। 249 देखो, ईमेल का एक उदाहरण जो वेब मेल नहीं है, वह है, फिर से समझो, ईमेल का एक उदाहरण बताओ जो वेब मेल नहीं है। मेल है, याहू मेल भी है, जीमेल भी है, मोज़िला थंडरबर्ड ये नहीं है। अच्छा, ये है क्या मोज़िला थंडरबर्ड? यह एक स्वतंत्र ओपन सोर्स ओपन सोर्स ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट है। तो 249 का बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 250, कह रहा है एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए? एक बार आना चाहिए ये सिंबल एट द रेट। बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? 250 का सही होगा बी पार्ट। प्रश्न नंबर 51 देखो, 51 कह रहा है 251 कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO, ये एक नाम है। इसका पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। मुझे सबसे पहले तो यही बता दो, ये जो SEO है, इसका पूरा नाम क्या है और ये क्या है? दरअसल ये जो SEO है, यह आपकी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट को बेहतर बनाने की प्रक्रिया होती है। बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। चूँकि वेबसाइट जब बेहतर होगी, तो यहाँ पर जो आने वाले कस्टमर्स होंगे या हम कहें यहाँ पर जो आने वाले विज़िटर होंगे, उनकी संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ेगी। तो अब प्रश्न ये आता है, ये जो एसईओ है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। वापस आ जाओ। एसईओ को पूरा नाम आपसे पूछ रहा था, सिस्टम गलत हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन यही सही होगा। स्ट्रक्चर्ड भी गलत हो जाएगा, एकल भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 252, कह रहा है एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। एक वेब पेज पर, या हम कहें डिसेबल्ड लिंक, एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। इसे कहते हैं ब्रोकन लिंक, जो मौजूद नहीं है। देखो ये होता क्या है, आओ समझते हैं। एक शब्द मैंने उठाया, ब्रोकन लिंक। ऐसा लिंक जो नहीं है, जो टूट चुका है, ब्रोकन है मतलब टूट चुका है। यानी अगर आपसे पूछे, या आपसे अगर पूछे कि ये क्या होता है, तो आप सीधी-सी भाषा में ये कहोगे कि ऐसा लिंक, ठीक है, जिसे खोलने पर, जब आप उसमें अपना कर्सर ले जाते हो और फिर प्रेस करते हो, तो फिर खुलता नहीं है, जिसे खोलने पर कोई परिणाम नहीं निकलता, कोई परिणाम नहीं होता, कोई परिणाम दिखाई नहीं पड़ता है। और इसके बदले में लिख के क्या आता है? 404 नॉट फाउंड एरर, नॉट फाउंड एरर शो करता है 404। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई पेज था, अब वो पेज नहीं है। तो ऐसे लिंक को, जब भी कभी ऐसे लिंक आएँ कि आप उनमें प्रेस करो और वहाँ आपको ये दिखा दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले पेज था, अब नहीं है। तो ऐसे लिंक को कहा जाता है, ऐसे लिंक ब्रोकन लिंक कहलाते हैं। ब्रोकन लिंक कहलाते हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा, ब्रोकन लिंक। ये आपने भी कई बार देखा होगा जब आप सर्फिंग करते हो, किसी वेबसाइट में जाना चाहते हो और वो वहाँ पे 404 एरर दिखाने लगता है। इनका और भी नाम होता है। ये जो ब्रोकन लिंक हैं, इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। ध्यान दें, इन्हें डेड लिंक भी कहा जाता है या फिर रोट लिंक, रोट लिंक भी कहा जाता है।
ये दोनों नाम याद रखना। ब्रोकन लिंक को इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। डेड लिंक कह दो या फिर लिंक रोड कह दो, ये दोनों सेम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ब्रोकन लिंक हैं, ब्रोकन लिंक हैं, ये बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं? अगर आपसे ये सीधा-सा सवाल पूछ दे, तो आप कहोगे ऐसी कोई वेबसाइट जब कोई वेबसाइट अपनी सभी ब्लॉग या फिर हम कहें पोस्ट को हटा दे। हटा दे, सभी का मतलब जो पोस्ट को हटाएगी। जैसे मान लीजिए आपने www कुछ खोजा और पहले ये पोस्ट थी तो आपका यूआरएल खुलता था, लेकिन बाद में ये पोस्ट हटा दी गई यहाँ से, तो फिर यहाँ पर 404 फाउंड एरर आ जाएगा, तो वो है ही नहीं अब। ठीक है? तो ब्रोकन लिंक ये बनते कैसे हैं? जब भी कभी वेबसाइट से पोस्ट को हटा दिया जाता है, तो उस स्थिति में ब्रोकन लिंक तैयार होते हैं। वापस आ जाओ। आपसे पूछा था कि एक वेब पेज पर विजिटर भेजा जाता है, जो अब मौजूद ही नहीं है, इसे कहा जाता है ब्रोकन लिंक। नेक्स्ट देखो, कह रहा है अमेज़न के आभासी सहायक का मतलब वर्चुअल असिस्टेंट, इसका नाम क्या है? मैं 2-3 वर्चुअल असिस्टेंट लिख रहा हूँ, इनके नाम आप एज़ इट इज़ याद रखना। ये मैं लिख रहा हूँ आभासी सहायक, ठीक है? जैसे मैंने लिखा अमेज़न एलेक्सा, ये जो एलेक्सा है ये अमेज़न का, और एक और है रूफस, इसके बाद मैंने लिखा गूगल असिस्टेंट, फिर मैंने लिखा एप्पल सिरी, ये वर्चुअल असिस्टेंट है। फिर मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, ठीक है? मैंने लिखा सैमसंग सैमसंग बिक्सबी, ठीक है? बिक्सबी। तो ये कुछ असिस्टेंट हैं, आभासी असिस्टेंट यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट हैं। इनके नाम याद रखो, जैसे अमेज़न का एलेक्सा, और आपसे अमेज़न का ही पूछा था। अमेज़न का आभासी वर्चुअल असिस्टेंट कौन-सा है? बिक्सबी नहीं है, सिरी भी नहीं है, कोर्टाना भी नहीं है, एलेक्सा है, ठीक है? और ये कोर्टाना किसके हैं? बिक्सबी किसके हैं? सिरी किसके हैं? ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, 254, इनमें से कौन-सा है जो सुदूर श्रमिकों को इंटरनेट जैसी सार्वजनिक दूरसंचार मूलभूत संरचनाओं का उपयोग करते समय अपने संगठन के नेटवर्क तक सुरक्षित पहुँच की सुविधा प्रदान करता है? फिर से समझो, इनमें से कौन-सा है जो सुदूर श्रमिकों को, दूर बैठे श्रमिकों को इंटरनेट जैसी सार्वजनिक दूरसंचार मूलभूत संरचनाओं का उपयोग करते समय अपना संगठन के नेटवर्क तक सुरक्षित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है? इसे कहा जाता है वीपीएन। ध्यान दें, वीपीएन ये क्या है? मैंने लिखा वीपीएन, इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये क्या स्थापित करता है? प्राइवेट नेटवर्क है, अपना निजी नेटवर्क, यानी कि यह सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन बनाता है, या हम कहें स्थापित करता है। यह सुरक्षित वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करता है। इसमें होता क्या है? सुरक्षित कैसे करेगा? डेटा एन्क्रिप्शन के माध्यम से। तो ये आपके जो इंटरनेट ट्रैफ़िक होता है, उसको एन्क्रिप्ट कर देता है, उसको डिकोड कर देता है, और आपकी जो ऑनलाइन पहचान होती है, ऑनलाइन पहचान को आपकी हाइड कर देता है, छुपा देता है। ठीक है? तो वही आपसे पूछा गया था कि सुरक्षित पहुँच की सुविधा प्रदान करता है। इसे कहा जाता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि ईमेल संदेश निम्नलिखित के द्वारा संरक्षित हो सकता है। मिररिंग के द्वारा, कैचिंग के द्वारा, गूढ़ लेखन। ये हिंदी में देखो शब्द लिख दिया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एन्क्रिप्शन। शायद अगर इंग्लिश में लिखा होता तो आप ज़्यादा पहचान पाते। एन्क्रिप्शन, ठीक है? यही है गूढ़ लेखन। नेक्स्ट देखो, 256, वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है। कूट रूप में, कूट रूप में यानी कि एन्क्रिप्ट किया जाता है, जिससे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से न समझा जा सके। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एन्क्रिप्शन, मॉड्यूलेशन, डिक्रिप्शन या फिर डीमॉड्यूलेशन। इसे कहा जाता है एन्क्रिप्शन, गूढ़ लेखन। नेक्स्ट देखो, सुरक्षा सेवाओं और गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए
गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। प्रमाणीकरण के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी या फिर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, क्रिप्ट एनालिसिस। इसे कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 258 कह रहा है ब्लोफिश एक प्रकार का है, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, हैशिंग एल्गोरिदम है, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिदम है या फिर असममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। इसको कहा जाता है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। आओ समझते हैं इसको क्या है ये ब्लोफिश। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ध्यान दो। ब्लो फिश ये क्या है? अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछे तो आप बताओगे यह एक ब्लॉक सिफर है। ब्लॉक सिफर ये 64 बिट का होता है साइज इसका। और ये स्थापित कब हुआ था, या हम कहें इसको कब डिजाइन किया गया था? इसको डिजाइन कब किया गया था तो आप बताओगे 1993 में। एक शख्स का नाम याद रखना, ब्रूस इश्नेयर। ब्रूस इश्नेयर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और ये जो ब्लोफिश है, सामान्यतया इसके जो मुख्य घटक होते हैं, दो एल्गोरिदम या हम कहें ब्लोफिश एल्गोरिदम, दो मुख्य भाग होते हैं, इसके मुख्य भागों से बनी होती है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। और ये जो इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है डेटा एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन ये एन्क्रिप्शन से संबंधित है, गूढ़ लेखन से। और दूसरा होता है की एक्स एक्सपेंशन। की एक्सपेंशन, ठीक है। हाँ, तो वापस आओ जरा, ब्लोफिश के बारे में आपसे पूछा था। डेटा एन्क्रिप्शन, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है ये एक। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि संचार प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा संचार प्रोटोकॉल है? एचटीटीपी है कि सीपी है कि टीपी है या फिर एचटीटीपी है? एचटीपी है या फिर एचटीटीपी है? इनमें से संचार प्रोटोकॉल है एचटीटीपी। ध्यान दो, कुछ संचार प्रोटोकॉल में लिख रहा हूँ, इनके नाम आप याद रखें। जैसे मैंने लिखा टीसीपी/आईपी, ये संचार प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी या फिर हम लिखें एचटीटीपी वर्जन 3, एचटीटीपीएस, ये भी संचार प्रोटोकॉल है। या फिर मैंने लिखा एसएसएल, मैंने लास्ट क्लास में आपको एसएसएल के बारे में बताया था, टीएलएस के बारे में बताया था ये क्या होता है। यूडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है। इसके बाद आईसीएमपी, ये तो आपको पता ही होगा, तो 3 बार मैं बता चुका हूँ। और क्यूयूआईसी, ये सारे के सारे संचार प्रोटोकॉल हैं। तो आपसे पूछ रहा है संचार प्रोटोकॉल, एचटीटीपी यहाँ पे सही हो जाएगा। 260 डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? सरकारी वेबसाइट होनी चाहिए तो जीओवी होगा, गवर्नमेंट, यही सही होगा। नेट, कॉम, मिल, ये सारे के सारे नहीं होंगे। अच्छा, अगर हम आपसे कुछ डोमेन एक्सटेंशन पूछें तो क्या आप मुझे बता सकते हो? जैसे मैंने लिखा डॉट आई एन, क्या होता है ये होता है इंडिया। मैंने लिखा जीओवी, ये होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। फिर मैंने लिखा एनईटी, मैंने लिखा एनईटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेटवर्क, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। इन जीओवी नेट, मैंने लिखा ओआरजी, मैंने लिखा ईडीयू, इन दोनों के बताओ। और फिर मैंने लिखा सीओएम, इसका मुझे बताओ। और एमआईएन, इसका मुझे बताओ। ओआरजी, ओआरजी का मतलब क्या है? ओआरजी का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ईडीयू का मतलब है एजुकेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई होगा। सीओएम, सीओएम का मतलब क्या है? सीओएम का मतलब है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। और एमआईएल, इसका मतलब होता है मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री। तो वापस आ जाओ, आपसे पूछा था सरकारी वेबसाइट, सरकारी का मतलब है जीओवी, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में डॉट ईडीयू है, ईडीयू का मतलब क्या हो गया? ईडीयू का मतलब हो गया एजुकेशन है, और फिर डॉट यूएसए भी लगा है, इसका मतलब अमेरिका का एजुकेशन संस्थान है कोई। डी पार्ट सही हो जाएगा, अमेरिका की कोई शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डोमेन नाम डॉट सीओ, ये क्या दर्शाता है? क्या बता सकते हो ये क्या दर्शा रहा है? डॉट सीओ दर्शाता है कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री को, कि ये उच्च स्तरीय ये डोमेन है। ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 263 263 डोमेन नामों में एयू ये क्या अभिव्यक्त करता है? एयू का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। जैसे कुछ मैं देश यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देश याद रखना। जैसे मैंने लिखा एयू मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? मैंने लिखा सीए, ये मतलब है कनाडा। आजकल काफ़ी हाँ, जो अराजक तत्व हैं उनकी ये मदद भी कर रहा है, काफ़ी चर्चा में रहता है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। मैंने लिखा एफआर, एफआर का मतलब है फ्रांस। मैंने लिखा जेओ, जॉर्डन, जॉर्डन। बीआर अगर मैं लिख दूं तो आप बताओगे ब्राजील है। अगर मैं यूएस लिख दूं तो आप बताओगे अमेरिका है। तो ये कुछ नाम है, इनके डोमेन नेम है, याद रखो। देशों के डोमेन नेम। एयू का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया? ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 264 कौन सी वेबसाइट है जो शिक्षा से संबंधित नहीं है? इग्नू आप सबको पता होगा, कभी ना कभी अगर आप दूरस्थ शिक्षा लेते होंगे तो आपने इसमें फॉर्म डाला जरूर होगा। अगर आप दूरस्थ शिक्षा के दूरस्थ शिक्षा लेना चाहते होंगे, जैसे एमए, बीए, बीएससी वगैरह वगैरह, इग्नू से कर सकते हैं। ऑनलाइन एसबीआई ये नहीं है, ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। एनसीईआरटी तो आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते होंगे यूपी पीसीएस वगैरह के लिए। ओल्ड एनसीईआरटी दे दीजिए वगैरह, है ना? और एजुकेशन, ये तो एजुकेशन से ही है। ये ऑनलाइन एसबीआई, इसका संबंध शिक्षा से नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 265 निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? नेटवर्क का जो परीक्षण है, नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? एनएस, पिंग, लोकेट या फिर डोमेन? आंसर होगा पिंग। ये क्या है? आओ जरा समझते हैं इसको। मैंने लिखा पिंग। क्या है ये? तो आप बताओगे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। कैसा? यह एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? अर्थात हम अगर आपसे कहें कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो आप बताओगे इसका उपयोग आईपी नेटवर्क, आईपी नेटवर्क पर होस्ट की पहुंच क्षमता का परीक्षण करने के लिए होता है। पहुंच क्षमता का परीक्षण करने के लिए या हम कहें परीक्षण कह दो या फिर आप कह दो सत्यापन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये पिंग इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि क्षमता का सत्यापन करता है, क्षमता का परीक्षण करता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन होगा? कह रहा है कि नेटवर्क का परीक्षण करता है, ये होगा पिंग, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसका विकास कब हुआ था, मुझे बताओ। ये जो पिंग है, पिंग यूटिलिटी को किसने विकसित किया था? 1983 में इसका विकास हुआ था, 1983। और नाम था माइक मूस, माइक मूस, इन्होंने इसका विकास किया था। और ये जो पिंग है, पिंग अपने संचालन के लिए दरअसल ये आईसीएमपी पैकेट का इस्तेमाल करता है। आईसीएमपी क्या है पता है आपको? आईसीएमपी इसको बोलते हैं इंटरनेट। सी मतलब हो गया कंट्रोल, एम मतलब हो गया मैसेज, पी मतलब हो गया प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंग। नेक्स्ट देखो 266 ईसीएस निम्नलिखित के लिए रखा जाता है। ईसीएस का मतलब क्या है? ईसीएस का आपसे पूरा नाम पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यही सही होगा। आओ देखो, ईसीएस पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है? इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं ईसीएस से आशय क्या होता है? दरअसल ईसीएस एक सेवा होती है, यह एक सेवा है। ईसीएस वास्तव में एक सेवा होती है। क्या करती है? इसकी सहायता से आप अगर ग्राहक हो, तो ग्राहक बैंक अकाउंट से, ये आपका एक बैंक अकाउंट है, ये आपका दूसरा बैंक अकाउंट है। तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकता है। ईसीएस वास्तव में अगर देखा जाए तो 2 प्रकार से होता है। एक होता है ईसीएस क्रेडिट और एक होता है ईसीएस ईसीएस डेबिट, ठीक है? कुल मिला के जो ईसीएस है,
ईसीएस क्या है? वास्तव में यह एक सेवा होती है जिसकी सहायता से ग्राहक एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करता है। तो यही आपसे पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखो, साइबर लॉ में एक शब्दावली है डीओएस, इससे आप परिचित होंगे। इसका मैंने फुल फॉर्म कई बार बताया है। इसका फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिस्क नहीं होता है, डिस्टेंट नहीं होता है, ऊपरेट में से कोई तो हो ही नहीं सकता। डिनायल ऑफ सर्विस, जब ये वाला सही हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक है। ये डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है पता है आपको? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। जैसे साइबर अटैक होता है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का ये साइबर अटैक का प्रकार है, डिनायल ऑफ सर्विस। तो साइबर लॉ शब्दावली में आपसे पूछा है टीओएस क्या है? यही है, डिनायल ऑफ सर्विस। और यह एक साइबर अटैक का, हाँ, प्रकार भी है। नेक्स्ट देखो, 268 क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स का प्रयोग किया जाता है? ये पूछ रहा है आपसे। तो क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क को जब आप लेते हो तो उसमें सामान्यतया 24 बिट नेटवर्क एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा 24 बिट, ध्यान दें, 8 बिट लोकल होस्ट एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, होस्ट एड्रेस। तो अगर आपसे पूछे कि लोकल होस्ट एड्रेस कितने बिट का है? 8 बिट। वहीं नेटवर्क एड्रेस बिट ये कितने का है? आप बताओगे 24 बिट्स का। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, तो कुल मिला के ये जो क्लास सी आईपी एड्रेस है, वास्तव में ये 24 बिट नेटवर्क एड्रेस और 8 बिट लोकल होस्ट एड्रेस से मिलकर ये बना होता है। 269 निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है? मैंने आपको दो बताए थे क्लासिफाई करके, पीओपी और एसएमटीपी, दोनों बताए थे। पीओपी का मतलब क्या होता है? जब कभी नेटवर्क से मैसेज आपके पास आ रहा होता है तो पीओपी काम करता है, और जब आप भेजते हो तो फिर एसएमटीपी काम करता है। तो वही कह रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिर्फ ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल होता है? आप बताओगे एसएमटीपी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए, यहाँ से यहाँ मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां हैं। उनमें कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? यही है, भेजने के लिए। भाई मैसेज आप भेज रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ भेज रहे हो, तो भेजने के लिए आप एसएमटीपी का ही इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल हैं? भेजना है तो एसएमटीपी है, और प्राप्त करना है तो पीओपी है। देख लो ऑप्शन, एसएमटीपी पीओपी, एसएमटीपी पीओपी, ये तो दोनों गलत हो गए। एसएमटीपी और पीओपी ये वाला सही हो जाएगा आपका, पीओपी 3 वर्जन और एसएमटीपी। ठीक है, डी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा निम्नलिखित में से किस संदेशाचार यानी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? यही है, एसएमटीपी। नेक्स्ट, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए पार्ट सही हो जाएगा, इसको मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, इसका सही उत्तर होगा सिंगल सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट, गलत हो जाएगा यहाँ, है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ए पार्ट सही होगा। 274 देखो, निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जाता है? भेजना है, प्राप्त नहीं करना है। अगर प्राप्त करना होता तो पीओपी आता, भेजना है तो एसएमटीपी आएगा। आंसर हो जाएगा एसएमटीपी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों में बदलाव करने की सुविधा देता है? फिर से समझो, ये सवाल अलग है और ये सवाल रिपीट हुआ है। मैं पीछे आपको कई सारे, लगभग 200 250 सवाल करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को फिर से समझो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों में बदलाव करने की सुविधा देता है? इसको बोलते हैं आईएमपी। इसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, 275 का सही हो जाएगा ए पार्ट। 276 नंबर क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? ध्यान से पढ़ें। ईमेल के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? इनमें से ईमेल का प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? तो ध्यान दो, ईमेल के प्रोटोकॉल होते कौन है? पीओपी।
ये ईमेल का प्रोटोकॉल है। ध्यान दें, इसे कहा जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये है आईएमएपी। आईएमएपी को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इंटरनेट इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये लिखा है एसएमटीपी। एसएमटीपी से आशय होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान दें, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अच्छा, ये है एफटीपी। इसका आशय नहीं होता, यानी कि इसका जो संबंध होता है वो ईमेल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमारा यही उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 277। इंटरनेट पर एक सूचना स्थान। यहाँ आपको स्पेस भरना है, जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। बताइए भाई, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां पर डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल, या फिर फाइल एक्सप्लोरर, या फिर आप कहोगे इसको वेब ब्राउजर। आप कहोगे इसे वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 278 में आईपी एड्रेस। इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। इसका क्या अभिप्राय है? यह एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। दो कंप्यूटरों के बीच में एक डायनामिक लिंक होती है, या फिर नेटवर्कों का एक समूह होता है। नेटवर्कों का समूह, इसे कहा जाता है नेटवर्कों का जाल। ये तो इंटरनेट होता है। और या फिर आईपी एड्रेस होता है डिजिटल रूप से अपने ग्राहकों को जाने। इसे कहा जाता है आईपी एड्रेस। क्या है, आओ जरा समझते हैं। मैंने कहा आईपी एड्रेस। मुझे बताओ ये क्या है? तो आप बताओगे आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। आप कहोगे यह एक, ध्यान दें, यह एक संख्यात्मक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। यह एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है, अर्थात यह एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है, और साथ ही साथ यह संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, यानी कि आईपी। अच्छा, यहाँ पर आओ, कह रहा है आईपी एड्रेस से क्या अभिप्राय है? तो सबसे पहले मैंने लिखा था कि यह एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है। तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 279। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वर है जो आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? बताइए भाई। इसको बोलते हैं ईमेल क्लाउड सर्विस कहते हैं, डीएनएस कहा जाता है, या फिर पी कहा जाता है। इसको कहते हैं डीएनएस। डीएनएस से आशय क्या है? आप बताओगे इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। क्या है ये? आओ जरा समझते हैं। देखो, मैंने बात उठाई डीएनएस की, तो आप बताओगे डोमेन नेम सिस्टम, इसका पूरा नाम हो गया। तो आप बताओगे यह डोमेन नामों को आईपी पतों, यानी आईपी एड्रेस का कह सकते हो आप इसको, आईपी पतों में बदल देती है बदल देती है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आप बताओगे इसका उपयोग साधारणतया ब्राउज़र इंटरनेट इंटरनेट पेजों को लोड करने के लिए किया जाता है। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो वापस आ जाओ। आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तन करता है, ये करता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट देखो, 280। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? पहचानने के लिए आपके पास पता होना चाहिए, और पता कहाँ है? ये तो गलत हो गया, आईपी एड्रेस पता है। ठीक है, पासवर्ड तो सुरक्षा के लिए होता है, ये तो गलत हो गया। इसका सही उत्तर होगा बी पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक आईपी पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है? तो यहाँ से दो बातें याद रखो, ध्यान दो। जब भी कभी आपसे पूछे आईपी पते के दशमलव बिंदु अंकन में बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य अधिकतम मूल्य
आप बताओगे 255। आंसर ए हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे एक प्रश्न और पूछ दे, आपसे कहे कि मुझे बताओ जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस में ये कितने बिट का होता है? तो आप बताओगे 32। ठीक है? ये दोनों प्रश्न याद रखो, पहला और दूसरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 255। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 282। कह रहा है किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता, ये क्या कहलाता है? क्या बताओगे इसको? यूआरएल कहलाता है, आईपी कहलाता है, या फिर पॉपी, या फिर प्रक्षेत्र नाम? इसको कहा जाता है, यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और आईपी का मतलब होता है आईपी एड्रेस। ठीक है? हाँ, आईपी एड्रेस, ध्यान दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईपी एड्रेस। नेक्स्ट देखो, 283। कह रहे हैं निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? अद्वितीय यानी कि यूनिक क्या नहीं होता है? आईपी एड्रेस इसका यूनिक होता है, कंप्यूटर का नाम भी यूनिक होता है, वर्क ग्रुप का नाम ये नहीं होता है यूनिक, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 284। कह रहा है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है? कम से कम 2.1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर हो, आईबीएम निजी कंप्यूटर हो, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस हो, मॉडेम कनेक्शन हो। कह रहा है क्या होना आवश्यक? फिर से पढ़ो। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक जो कंप्यूटर होता है, निम्नलिखित में से क्या होना बिल्कुल अनिवार्य है? इसका आईपी एड्रेस होना अनिवार्य है, ये सही है। नेक्स्ट देखो, होस्ट आईडी के लिए क्लास सी आईपी एड्रेस बिट्स के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? ये आईपी एड्रेस कितने बिट्स के लिए प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। यहाँ पर 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, या फिर 32 होगा, ये भरना है आपको। तो यहाँ से दो बातें याद रखो। आपसे पूछ रहा है क्लास सी आईपी एड्रेस फ्रेमवर्क, सॉरी, नेटवर्क के बारे में। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क। तो यहाँ से आप दो बातें बताओगे। एक तो आप बताओगे 24 बिट, ये क्या है? नेटवर्क एड्रेस। अगर आपसे इसका नेटवर्क एड्रेस पूछे तो आप 24 बिट बताओगे। अगर आपका इससे आपका पूछे लोकल होस्ट एड्रेस तो आप बताओगे 8 बिट। ये है लोकल होस्ट एड्रेस। ठीक है? हाँ, तो आईपी एड्रेस आपसे पूछ रहा है 8 बिट। नेक्स्ट देखो, 286। कह रहा है सभी जिलों और राज्य के मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का निकनेट, एनआईसी एनईटी, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए भाई, फिर से समझो। कह रहा है कि सभी जिलों और राज्य के मुख्यालयों को जोड़ता है ये, और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको विज्ञान केंद्र का निकनेट है ये, उसी ने इसको बनाया था। तो ये कह रहा है कि ये बताओ ये है किसका उदाहरण? डब्ल्यू ए एन का उदाहरण है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, या एमएएन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, या फिर पीएएन पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, या फिर एलएएन लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है? ये सारे गलत हो जाएंगे। ये जो निकनेट है ये उदाहरण है वैन का, WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है? अगर आपसे पूछे ये है क्या, तो आप क्या बताओगे? ध्यान दें, NICNET। इसमें दो बातें याद रखो। कौन कौन सी दो बातें हैं? यह सबसे पहली बात तो यह एक प्रकार का वैन है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है? ध्यान दें, जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। कंप्यूटर संचार, यह एक नेटवर्क है। ठीक है? यानी यह क्या है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वापस आ जाओ, सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, 287। एचटीटीपीएस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए भाई। एचटीटीपीएस के बारे में पहले तो आप जानो ये है क्या। आओ जरा समझते हैं इसके बारे में। मैंने कहा एचटीटीपीएस, ये जो एचटीटीपीएस है इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, ये लिखा है एस, एस का मतलब हो गया सिक्योर। ठीक, इसको याद रखना, ये अलग से भी पूछा जाता है कि एचटीटीपीएस में एस क्या है, तो आप बताओगे सिक्योर, और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। इसमें दो तीन सवाल मुझे बता दो। मुझे बताओ इसमें पोर्ट की संख्या कितनी होती है? आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट। आप बताओगे 443, 443।
आपसे अगर पूछा जाए कि ये किस लेवल पर एकीकृत करता है या हम कहें कोडीकृत करता है, तो यह डेटा को एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर पर कोडीकृत करता है। ठीक है? कोडीकृत करता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये तो बात हो गई एचटीटीपीएस की, डेटा को एप्लीकेशन लेयर पर कोडीकृत करता है। लेकिन अगर वहीं एस हम हटा दें और आपसे पूछे कि मुझे बताओ एचटीटीपी ये किस लेयर पर डेटा को कोडीकृत करता है, तो आप क्या बताओगे? एचटीटीपी। अब मैं एस नहीं लगा रहा हूं, ध्यान देना। एचटीटीपी डेटा को नेटवर्क लेवल पर नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। ठीक है? करता है। ये दोनों बातें याद रखना, आपसे पूछी जाती हैं। नेट एचटीटीपीएस अगर पूछे कि एचटीटीपीएस डेटा को कहाँ किस लेयर पर कोडीकृत करता है, आप बताओगे एप्लीकेशन लेयर पर। वहीं अगर आपसे पूछे केवल एचटीटीपी ये बताओ, तो आप बताओगे नेटवर्क लेयर पर। वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 287 का सही उत्तर हो जाएगा एचटीटीपीएस एप्लीकेशन लेवल पर करता है। हाँ ठीक है। 443 443 मैंने बताया था क्या? 443, हाँ ठीक है। 443 पोर्ट संख्याएं हैं, इनका प्रयोग करता है। और ये डेटा को नेटवर्क लेवल पर, ये गलत हो जाएगा, नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर होगा चूंकि एचटीटीपीएस है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका पूरा नाम है। हाँ, एस मतलब सिक्योर, तो ये सी पार्ट गलत है। नेक्स्ट देखो, 288 कह रहा है कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ये किसके रूप में जाना जाता है? लैन, वेब सर्वर, वैन या WLAN? ध्यान दो, HTTP प्रोटोकॉल में आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा वेब सर्वर। ध्यान दो, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, वेब सर्वर के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 289 डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेनदेन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड क्या है? फिर से समझो, डिजिटल पेमेंट होती है, आप लेन-देन भी करते हो, आप इधर से भेजे पैसे, उसने उधर से पैसे भेजे, तो डिजिटल लेन-देन भी करते हो। ऐसी स्थिति में ये जो ऑप्शंस दिए हैं, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ इनमें पसंदीदा स्थानांतरण मोड क्या है? आईएमपीएस है, एनईएफटी है, यूपीआई है या फिर आरटीजीएस है? आप बताओगे आरटीजीएस। आओ इनके बारे में जरा, इनके फुल फॉर्म देखो, पूछे जा सकते हैं आपसे। सबसे पहले मुझे बताओ, ये लिखा है आरटीजीएस, क्या है इसका नाम? इसका नाम आप बताओगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सेटलमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एक आईएमपीएस शब्द लिखा था, इसका मुझे पूरा नाम बता दो, आप बताओगे इमीडिएट पी, ये तो हो गया आईएमपीएस का मतलब हो गया पेमेंट सर्विस। पेमेंट सर्विस, ठीक है, आईएमपीएस। अच्छा, अब मुझे एक और शब्द बता दो, अगर मैं लिखूं एमएमआईटी, ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, वहां मैं आपको बताऊंगा जब डिटेल्ड क्लासेस लूंगा। अच्छा, एमएमआईडी ये क्या है? तो आप बताओगे मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, बात समझ पा रहे हो आप हमारी? एमएमआईडी हो गया। अच्छा मुझे बताओ, एनईएफटी एक शब्द और आपके ऑप्शन में दिया था, इसका मतलब क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, एफ का मतलब हो जाएगा फंड और टी का मतलब हो जाएगा ट्रांसफर। ठीक है, एक मुझे और बता दो, आपका एक ऑप्शन था यूपीआई, इसका नाम तो सबको पता होगा, यूनिफाइड फंड, यूनिफाइड सॉरी पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, पीआई है, पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब देखो, वही आपसे पूछ लिया कि आरटीजीएस का मुझे पूरा नाम बता दो, तो अब इनमें देख लो, गेन गलत हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यही सही है, प्रॉम्स ये गलत है। नेक्स्ट देखो, 291 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या नियमों का वह समुच्चय या हम कहें सेट प्रस्तुत करता है जो डेटा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसारण को नियंत्रित करता है? फिर से समझो, कह रहा है कि क्या नियमों, निम्नलिखित में से क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नियमों का सेट प्रस्तुत करता है जो डेटा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसारण को नियंत्रित करता है? बताइए, इसमें कौन होगा? डोमेन नेम होगा, मीडियम होगा, आईपी एड्रेस होगा या फिर प्रोटोकॉल होगा? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स,
सेट का यानी रूल्स का समुच्चय है, जो डेटा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसारण को नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 292 कह रहा है, ये आपको एक वेबसाइट दी है और कह रहा है इस यूआरएल में एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल चिन्हित अंश क्या है, ये क्या है? एचटीटीपी चिन्हित अंश क्या है? ये है मॉड्यूलेशन, मेजबान है, या फिर पूर्व संधि है, या फिर ट्रांसफर नियमावली है। यही है ट्रांसफर नियमावली। ठीक है। नेक्स्ट देखो 293 हाइपर टेक्स्ट का आविष्कारक कौन है? आपसे सीधा सा सवाल पूछा है। इसको आप रट लीजिए, आंसर होगा टेड नेल्सन। ठीक है। हाँ, इनके बारे में एक बात और याद रखना, इन्होंने विकास किया कब? तो ये शख्स हैं टेड नेल्सन। ध्यान देना, दो वर्ष याद रखो, एक है 1963 और एक है 1965। ये जो 1963 है, इसमें ये टेड नेल्सन साहब ने हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट शब्द को गढ़ा था। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट, या फिर कई जगह ये भी शब्द मिलता है हाइपर मीडिया। तो कंफ्यूज मत होना, अगर हाइपर मीडिया भी पूछा जाए, इस शब्द को किसने गढ़ा था, तब भी नाम टेड नेल्सन का आएगा 1963 में। अच्छा, ठीक 2 साल बाद क्या हुआ? 2 साल बाद इन्हीं शब्दों का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाइपर टेक्स्ट का विकास कब हुआ है, तो सामान्यतया 1965 को ही सही माना जाता है। तो आंसर आप यही मारोगे। वापस आ जाओ, टेड नेल्सन इससे सही होंगे। नेक्स्ट देखो, जीपीआरएस, इसका पूरा नाम क्या है? जीपीआरएस है क्या? सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दो। देखो, जीपीआरएस, इसका पूरा नाम मुझे बताओ। जी फॉर हो गया जनरल, पी फॉर मतलब हो गया पैकेट, आर फॉर हो गया रेडियो, और एस फॉर हो गया सर्विस। ठीक है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अच्छा, अब मुझे बताओ ये है क्या? तो आप बताओगे ये वायरलेस और सेलुलर, नाम सुना होगा आपने, सेलुलर नेटवर्क संचार सेवा है। नेटवर्क यहाँ पे है सेलुलर नेटवर्क संचार के लिए। यह है वायरलेस और सेलुलर नेटवर्क संचार के लिए किसकी तरह काम करता है? पैकेट स्विचिंग की तरह। पैकेट स्विचिंग की, या हम कहें पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल की तरह काम करता है, या हम कहें प्रोटोकॉल एक मॉडल ही है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। सामान्यतः आपने 2G मोबाइल में इसका इस्तेमाल करने का तरीका देखा होगा। तो यह 2G मोबाइल मोबाइल फोन नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर करने का तरीका है। डेटा ट्रांसफर करने का एक तरीका है। ठीक है। वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। जीपीआरएस का आपसे केवल और केवल फुल फॉर्म पूछ रहा था। ग्लोबल तो गलत हो गया, जी फॉर होता है जनरल, ये भी गलत हो गया। जी फॉर जनरल, हाँ ठीक है। पी का मतलब होता है पैकेट, तो ये वाला सही हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल गलत हो जाएगा, रेडियो सर्विस यही सही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित 295 निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? कह रहे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है? क्या एचटीटीपी है, टीसीपी है, आईपी है, या फिर यूटीपी है? इस ये है एचटीटीपी, यही है एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। हाँ, और अभी मैंने आपको बताया था, ये जो एचटीटीपी का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। इसका विकास कब किसने किया था, क्या बता सकते हो? पीछे मैंने बताया था, टेड नेल्सन। कब किया था? 1965। और इस हाइपर टेक्स्ट जैसे शब्द को गढ़ा कब था? 1963, 1963 में। ठीक है। हाँ, और बाकी अगर इनकी बात करें टीसीपी आईपी की, तो ये तो प्रोटोकॉल है। हालांकि प्रोटोकॉल ये भी है, लेकिन ये प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है, या इन्हीं को दोनों को कंबाइंड रूप से कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक है। हाँ, वापस आओ जरा। 295 का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो 296, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? एसएमटीपी तो ईमेल के लिए होता है, टीसीपी आईपी इंटरनेट के लिए है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट के लिए, एफटीपी यही सही होगा। फाइलों को सुरक्षित स्थानांतरित करने के लिए एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम होता है। नेक्स्ट देखो 297,
निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट पहचानकर्ता यानी कि यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में परिभाषित किया गया है? फिर से समझो, ध्यान दें, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि किसे, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कह रहा है किसे इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाना है, लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट पहचानकर्ता। बताइए भाई कौन है? यूनिक आइडेंटिफायर जिसे कहा जाता है, वेब पेज है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, रिसोर्स लिंकिंग तो गलत हो जाएगा, वेब ब्राउज़र तो एक एप्लीकेशन होता है, जो यूज़र को इंटरनेट तक पहुँच स्थापित करने में मदद करता है। तो आपका उत्तर होगा यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो 298। यूआरएल का अर्थ पूछा है आपसे। यूआरएल अभी मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही सही होगा। लेबल गलत हो जाएगा, लेबल गलत हो जाएगा, रेफरेंस गलत हो जाएगा, बी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो 299। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल एक स्कीम है जो www ब्राउजर्स इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। बताइए भाई, फिर से समझो। यूआरएल कह रहा है कि एक क्या है, एक एड्रेसिंग है, टैगिंग है, डेटा मैनेजमेंट है या फिर रैंकिंग है, क्या है? और कह रहा है कि एक ऐसी स्कीम है जो www ब्राउज़र्स इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। तो यूआरएल ये एड्रेसिंग होता है, एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड वाइड वेब www एक सूचना विस्तार है जहां दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ध्यान दें फिर से, कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक सूचना विस्तार है, हाँ ठीक है, जहां पर होता क्या है, जहां पर दस्तावेज और अन्य संसाधनों की पहचान की जाती है, किसके द्वारा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक्स के द्वारा, यूनिफॉर्म रेस्टफुल लोकेटर्स के द्वारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स के द्वारा या यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनि वर्सल ये लिखा है ना? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर्स के द्वारा या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा। डी पार्ट सही हो जाएगा। यूनिवर्सल तो कुछ होता ही नहीं है। रिसोर्स लोकेटर ये गलत है। यूनिफॉर्म रेस्टफुल ये भी गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्म लिंक्स ये भी गलत हो जाएगा। डी पार्ट सही होगा आपका। ठीक, इसे कहा जाता है यूआरएल और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो खैर, ये हमारे 300 क्वेश्चंस हैं। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।